तो चलिए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम आज ईजेड नोमेनक्लेचर को पढ़ने वाले हैं और साथ में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की, कि किस तरीके से इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, सॉल्युबिलिटी किस तरीके से वेरी करती है, मेल्टिंग पॉइंट निकालना हो या फिर आपको बॉइलिंग पॉइंट निकालना हो, तो तरह तरह की चीज़ों को हम इसमें देखेंगे। ईजेड नोमेनक्लेचर में हम बेसिकली रूल्स को देखेंगे, किस तरीके से रूल्स के अकॉर्डिंग रूल्स को फॉलो करते हुए और किस तरीके से हम अपने ई है या जेड है नोमेनक्लेचर किस तरीके से पहुंचते हैं, सारी चीज़ें इसमें कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। अगर उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना स्टीरियो केमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर। तो इसमें हेडिंग डालेंगे हम लोग ईजेड नोमेनक्लेचर। ईजेड नोमेनक्लेचर, देखो ये पहली बात तो प्रायोरिटीज़ पे डिपेंड करता है। प्रायोरिटीज़ डिपेंड करता है, डिपेंडेंट प्रायोरिटीज़ डिपेंडेंट, या फिर लिख सकते हो डिपेंड ऑन, डिपेंड डिपेंड्स अपॉन प्रायोरिटीज़, प्रायोरिटीज़ ऑफ ग्रुप्स 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 ठीक है, प्रायोरिटीज़ ऑफ ग्रुप। तो इसका क्या मतलब है, देखो इस प्रायोरिटी को एज अ डिज़ाइन करने के लिए, प्रायोरिटी को असाइन करने के लिए हमने एक रूल दिए, कुछ रूल्स दिए। उस रूल्स को क्या किए कहा गया, CIP रूल्स कहा गया। CIP बोले तो कान, इनगोल्ड, प्रिलोग। ये तीन साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये रूल्स बनाए, मिलकर बनाए, और ई जेड नोमेनक्लेचर किस तरीके से हम लोग देते हैं। ठीक है, तो इसमें यही सारी चीज़ें हमको देखनी है। तो पहला पॉइंट इसमें क्या आता है कि ग्रुप ग्रुप इन विच, देखिएगा एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे और उसको हम समझेंगे कि कहना क्या चाह रहा है, और अपने नोमेनक्लेचर को ख़त्म कर लेंगे ई जेड नोमेनक्लेचर को। ठीक है, हाई एटॉमिक नंबर गेट्स मोर प्रायोरिटी। ठीक है, कहने का मतलब ये है, जैसे कि मान लीजिए कोई भी आपका ये है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा, सबसे पहले तो इस तरीके से होगा, CH3 होगा, यहाँ पे कोई डिफरेंट ग्रुप लगे होंगे इसके साथ भी, जैसे कि OH ले लिया मैंने। तो यहाँ पर बच्चों कैसे करना है कि सबसे पहले आपको एटॉमिक नंबर देखना है हर ग्रुप का, जो भी पहला एटम होगा या फिर पहला ग्रुप जो भी लगा होगा सब्स्टिट्यूएंट, उसका आपको एटॉमिक नंबर देखना है। एटॉमिक नंबर जैसे कि अब देखो, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, कार्बन का होता है आपका 6, ये होता है आपका एटॉमिक नंबर। तो आपको पता है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो 6 जो होती है 1 से बड़ी वैल्यू होती है, तो CH3 को क्या देंगे हम, फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, और H को क्या देंगे हम इसमें, सेकंड प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, सिमिलरली इस वाले कार्बन पे हम चेक करेंगे, इस कार्बन पे चेक करेंगे तो क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 17, और जो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 8। तो आपको पता है 17 जो होता है वो 8 से बड़ा होता है, इसलिए क्लोरीन को सबसे पहले हम नंबर देंगे फर्स्ट एंड OH को देन देंगे सेकंड। ठीक है, ऑक्सीजन के बेस पे कर रहे हैं, देखिए हाइड्रोजन के बेस पे नहीं किया, ऑक्सीजन आया पहला आइटम आपका ऑक्सीजन है। ठीक है, इसमें आपका पहला आइटम कार्बन है, इस वाले में ध्यान से देखिएगा, मैं दोबारा से बताता हूँ, इस वाले में पहला आइटम कार्बन है, हाइड्रोजन के बेस पे नहीं किया, कार्बन के बेस पे किया। जो पहला आइटम आ गया उसी के बेस पर आपको प्रायोरिटी को डिसाइड करना है। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन आपका दूसरे पे आता है, और कभी भी ध्यान रखिएगा, कभी भी ऐसे नहीं करेंगे कि जैसे कि पहले इसको दे दिया, फिर आपने दूसरा इसको दे दिया, फिर तीसरा इसको दे दिया, चौथा नहीं। आपको हमेशा 1 2 देना है। एक जो भी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है उसके बगल, जैसे ये कार्बन है, ये वाला कार्बन है, इसके साथ जो सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं बस उसमें 1 2 देना है। सिमिलरली इसके साथ जो सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं इसमें 1 2 देना है। और आपको देखो, इतना करने के बाद क्या करना है, अगर वन जो सेम, जैसे 1 1 है, जैसे 1 और 1 यहाँ पे तो अपोजिट आ गए, जब अपोजिट आ जाते हैं तो बच्चों उसको कहते हैं ई आइसोमर। अगर मान लो ये जो 1 1 है उप सेम उस पे आ गए, जैसे कि मान लो ये एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे ये हाइड्रोजन ले लिया मैंने, यहाँ भी हाइड्रोजन ले लिया, यहाँ पे मैंने CH3 ले लिया, यहाँ पे मैंने कुछ भी ले लो, Cl ले लिया जैसे मैंने। ठीक है, तो अगर आप किसकी नंबरिंग करोगे तो देखो, कार्बन जो है वो फर्स्ट पोजीशन लेगा, हाइड्रोजन जो है एटॉमिक नंबर कम है तो सेकंड लेगा। सिमिलरली इस कार्बन में फर्स्ट लेगा ये, और सेकंड लेगा आपका हाइड्रोजन। तो देखो 1 और 1 सेम सेम साइड है, सेम साइड है ना, सेम साइड है, तो इसको कहते हैं जेड आइसोमर। इस तरीके से हम नेमिंग करते हैं। ठीक है, ये था इसका पहला रूल। अब सेकंड रूल पे हम जंप करते हैं। सेकंड रूल क्या करता है, उसी तरीके से करेंगे जैसे फर्स्ट रूल किया, पहले इसकी डेफिनेशन, मतलब पहले इसका पॉइंट लिख लेंगे क्या कहना चाह रहा है, उसके बाद हम
इसको समझेंगे। देखो ये कहता है कि इफ़ फर्स्ट एटम, नोट्स बनाते चलिएगा, ध्यान रखिएगा, नोट्स बनाते चलेंगे, आप ही को फ़ायदा होगा। बाद में जो चीज़ आधे घंटे की है वो आप 5 मिनट में कर सकते हैं, नोट्स बना रहे हो तो आप साथ साथ। तो नोट्स जो है कॉन्टिन्यूसली बनाते रहिएगा। इफ़ फर्स्ट एटम इज सेम, सेम, देन कंसिडर नंबर ऑफ, या फिर एटॉमिक नंबर ऑफ सेकंड एटम सेकंड एटम। देखो, अगर मान लो ऐसा भी तो हो सकता है कि जो पहला एटम है, जैसे कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये मान लो CH3 हो गया, यहाँ पे भी कार्बन है जो पहला एटम है, इसके बाद इसमें भी जो है इथाइल ले लेंगे, इसमें भी पहला एटम कौन सा है, कार्बन है। सिमिलरली मैं इसमें ले लेता हूँ कि CH2 और आपका NH2 ले लेता हूँ, इसमें भी देखो पहला एटम क्या है, कार्बन है। यहाँ पे ले लेता हूँ CH2 और साथ में ले लेता हूँ OH। देखो पहला एटम, देखो यहाँ पहला एटम कार्बन, पहला एटम कार्बन, पहला एटम कार्बन, पहला एटम कार्बन। अगर ऐसी सिचुएशन कोई आ जाए तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट एटम पे जंप कर लेना है। नेक्स्ट एटम बोले तो इसका जो नेक्स्ट एटम होगा कार्बन का वो होगा हाइड्रोजन, ठीक है। इसका जो होगा उसका होगा हाइड्रोजन, लेकिन हाइड्रोजन तो कॉमन हो गया। हाइड्रोजन कार्बन के बाद ये वाला कार्बन, ये वाला कंसिडर करेंगे हम लोग, ठीक है। देखेंगे हम एक एक चीज़ को पढ़ेंगे किस तरीके से कंसिडर करते हैं, किस तरीके से नहीं करते। हाइड्रोजन का भी रूल होता है, इसमें बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूँ तो कार्बन का जो नेक्स्ट एटम है वो कौन सा है, नाइट्रोजन। अगर कार्बन का नेक्स्ट एटम देखेंगे तो ऑक्सीजन। इस तरीके से हमें चेक करना है। तो फर्स्ट एटम तो देखो इसमें कॉमन है, कार्बन कार्बन कार्बन, तो कार्बन है तो नेक्स्ट पे किस पे जंप करेंगे, हम अगले एटम पे जंप करेंगे। अगला एटम इसमें तो है ही नहीं, इसमें अगर है नहीं तो इसको कौन सी पोजीशन देंगे, सेकंड देंगे, और इसको कौन सी दे देंगे, फर्स्ट दे देंगे, क्योंकि इसके बाद कार्बन के बाद कार्बन है, ठीक है। देखो एक और तरीका बताता हूँ आपको, और इसको डिटेल में बताता हूँ। जैसे कि मान लो या के जैसे एग्जाम्पल कम करेंगे, इसमें तो इतना टाइम भी नहीं होगा हमें करने का, लेकिन आपको समझना होगा ना, तो आप इस तरीके से समझिएगा, इसी को फॉलो करिएगा जो मैं बता रहा हूँ आपको। एक सेकंड को ना, इस तरीके से करना, और ये आपको इस तरीके से करना, ठीक है। और ये आपको इधर करना है, और यहाँ पे मैं लिखूँगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है। इस तरीके से बच्चों मैं लिखूँगा। अब देखो, अब मैं और डिटेल थोड़ा और अंदर घुस के बताता हूँ आपको क्या है। देखो यहाँ पर क्या है, पहला आइटम कार्बन है, ये कार्बन है, ठीक है। इधर इसके पास क्या है, हाइड्रोजन है, इसके पास भी क्या है, हाइड्रोजन है, इसके पास क्या है, हाइड्रोजन है, इसके पास भी क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है। इसके पास क्या है, तीसरा तीसरा आइटम क्या है, हाइड्रोजन, लेकिन इसके पास जो तीसरा आइटम है ना बच्चों, वो कार्बन है। यहाँ ध्यान देना, यहाँ वो समझने की बात है। इस कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, इसके साथ भी दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, लेकिन इसके साथ जो तीसरा तीसरा एटम है वो क्या है, हाइड्रोजन है, लेकिन इसके साथ क्या है पूरा, ये सॉरी इसको पूरा ऐसे तो नहीं लिखेंगे क्योंकि डिटेल में बता रहे हैं तो आपको। अब क्या है, ये कार्बन है, ठीक है। तो हाइड्रोजन जो होता है वो कार्बन से छोटा होता है, इसलिए कार्बन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा, और इसीलिए इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे और इसको सेकंड प्रायोरिटी देंगे। सिमिलरली इसमें ये कार्बन कार्बन सेम है, तो हम आगे बढ़ जाएंगे, तो इसमें भी दो हाइड्रोजन है, इसमें भी दो हाइड्रोजन है, तो यहाँ से तो बात बनी नहीं अपनी। हम नेक्स्ट एटम पे जंप करते हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ ऑक्सीजन है बच्चों। अब आपको पता है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 8 होता है, बिल्कुल सही बात है। नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 7 होता है, बिल्कुल सही बात है। 8 7 से बड़ा होता है। मैथमेटिक्स तो आपको आती ही होगी, ऑब्वियस सी बात है, तो कोई बच्चा ही बता देगा नर्सरी क्लास का, ठीक है। तो OH जो होगा ये ज़्यादा होगा, तो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, इसको सेकंड प्रायोरिटी देंगे। तो देख लो 1 और यहाँ पे भी 1, तो इसका मतलब क्या है, सेम साइड पे है, 1 1 सेम साइड पे है, मतलब कि ये Z आइसोमर होंगे, Z आइसोमर होंगे। तो इस तरीके से आपको करना है। तीसरा रूल क्या कहता है, तीसरे रूल पे ध्यान देना, मैं इसको तीसरे रूल पे लिखता हूँ। जो थर्ड रूल है बच्चों वो क्या कहता है, इन केस ऑफ आइसोटॉप्स, इन केस ऑफ आइसोटॉप्स, आइसोटॉप भी तो हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। हाइयर आइसोटॉप, हाइयर आइसोटॉप, आइसोटॉप, आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स गेट्स मोर प्रायोरिटी बच्चों, मोर प्रायोरिटी। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो कह रहा है कि अगर आइसोटॉप होगा, जैसे कि मान लो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन लिया, ठीक है। हाइड्रोजन का आइसोटॉप क्या होता है, जैसे ड्यूटेरियम ले लिया, ड्यूटेरियम और ट्यूटेरियम दो होते हैं ना, तीन होते हैं टोटल, ठीक है। दो आइसोटॉप होते हैं हाइड्रोजन के, ड्यूटेरियम और ट्यूटेरियम, मैंने ड्यूटेरियम ले लिया, ठीक है। हाइड्रोजन का आइसोटॉप है, ठीक है। सिमिलरली मैंने क्लोरीन लिया, और ये क्लोरीन क्या लिया मैंने, 35 लिया, और यहाँ क्लोरीन लिया बच्चों 37 लिया, ठीक है।
अगर एक जैसे आइसोटोप ले लेते तो ये जीआई शो करते ही नहीं, मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होते ही नहीं, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशन होती है बच्चों, आपको मैंने बताया था, डिफरेंट वैलेंसीज होनी चाहिए। ठीक है, अगर इसका आइसोटोप भी डिफरेंट है ना, तो वो क्या होंगे, आपके डिफरेंट में ही काउंट होंगे। ऐसे कंडीशन में आप जेड कैसे निकालोगे, तो सिंपल है। अब इसमें क्या चेक कर लो आप, इसमें क्या चेक करोगे आप, हाइयर आइसोटोप। देखो यहाँ पे मैं दूसरे पेन से दिखाता हूँ, हाइयर आइसोटोप देखो, ड्यूटेरियम जो होता है इसका एटॉमिक नंबर, सॉरी एटॉमिक नंबर तो 1 ही होता है आपका, जो इसका होता है मास कितना होता है 2 होता है, इसका कितना होता है 1 होता है। बिल्कुल सही बात है। सिमिलरली इसमें 35 है 37, तो ऑब्वियस सी बात है 37 जो होगा वो बड़ा होगा 35 से, तो फर्स्ट इसको देंगे, सेकंड इसको देंगे। और ड्यूटेरियम जो होता है इसका 2 होता है, तो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, इसको सेकंड प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना, ये मैंने इसका मास लिखा है इस तरीके से, इसको हटा दो। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। तो देख लो 1 और 1, 1 और 1 कहाँ है, ये देखो 1 है और ये कहाँ है 1 है, तो 1 1 सेम साइड है, तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों, जेड आइसोमर बोल देंगे, जेड आइसोमर बोल देंगे। ठीक है, सिंपल है, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, सॉरी, बॉन्ड पेयर्स। बॉन्ड पेयर देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बॉन्ड पेयर्स गेट हाइयर हाइयर प्रायोरिटी, प्रायोरिटी ओवर लोन पेयर, ओवर लोन पेयर। देखो ऐसी भी कंडीशन आपके पास आएगी जहां पर आपको लोन पेयर भी मिलेंगे। लोन पेयर कैसे मिलेंगे, देखो एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, जैसे मैंने बताया था आपको किसमें, ऑक्साइम के केस में बताया था किस तरीके से लोन पेयर को आपको वैलेंसी मानना है। तो जैसे मान लो यहाँ पर लोन पेयर है, यहाँ पर OH आ गया आपका, और सिमिलरली आपका यहाँ पर मैंने ले लिया H2C, यहाँ पर मैंने ले लिया H3C कार्बन, और यहाँ पे Br। ठीक है, तो इसमें क्या लोगे आप, देखो लोन पेयर को सबसे पहले तो आपको सबसे आखिरी में मानना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैंने पॉइंट क्या लिखा है, जो रूल कहता है, जो CIP रूल है वो कहता है कि बॉन्ड पेयर को हमेशा है ना लोन पेयर से ज़्यादा ही मानना है आपको। ठीक है, तो OH जो होगा इसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी, इसको आपको मिलेगी सेकंड प्रायोरिटी, और यहाँ पर आपको मिलेगी फर्स्ट प्रायोरिटी, क्योंकि कार्बन कार्बन तो कॉमन है, कार्बन कार्बन कॉमन है, इसके बाद 3 हाइड्रोजन है, लेकिन इसके बाद 2 हाइड्रोजन के साथ एक Br लग गया है बच्चों। नेक्स्ट एटम पे मूव करेंगे तो फर्स्ट इसको, सेकंड इसको, तो देख लो 1 और 1 कहाँ है, ऑपोजिट साइड है, तो 1 और 1 ऑपोजिट साइड का मतलब है ये आइसोमर हो गया। सिंपल है, बहुत सिंपल है, वेरी गुड। ठीक है, इस तरीके से हम चेक करते हैं। अब एक आता है कि जैसे कि मान लो इस तरीके से हो, जैसे कि एक्स डबल बॉन्ड वाई हो, कोई इस तरीके से कोई एटम हो। ठीक है, ऐसे कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ही ले लेते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ही ले लिया मैंने इस तरीके से। ठीक है, ये किसी से जुड़ा हुआ है इस तरीके से, तो इसको आपको कैसे लिखना होगा, आपको इसको इस तरीके से लिखना होगा, कार्बन यहाँ पे कार्बन लिखोगे, चाहे इसको दूसरे तरीके से लिखते हैं ताकि आपको और क्लैरिटी हो। ठीक है, इसको जैसे कि कार्बन को छोड़ के ऑक्सीजन लिख देता हूँ बच्चों में। ठीक है, तो अगर ऐसी कंडीशन आई ना बच्चों, तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, क्या करोगे आप, जो एक बॉन्ड हटाओगे, इसमें डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड हटा देना, एक बॉन्ड हटा देना, और क्या करना, उसकी जगह क्या लिख देना, यहाँ पर लिखना ऑपोजिट, जैसे यहाँ पर भी ऑक्सीजन आएगा तो कार्बन के साथ लिखना ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन के साथ लिखना कार्बन, जो भी डबल बॉन्ड में आपके इन्वॉल्व है। जैसे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है ना, तो कार्बन ऑक्सीजन ऐसे कैसे लिखना, कार्बन ऑक्सीजन ऐसे कैसे लिखना, एक डबल बॉन्ड में से, मतलब एक जो 2 बॉन्ड है उसमें से एक बॉन्ड हटा देना, और उस एटम के साथ, एक पर्टिकुलर एटम के साथ क्रॉस एक्सचेंज कर देना, कार्बन के साथ ऑक्सीजन चला गया, ऑक्सीजन के साथ कार्बन चला गया। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ऐसी कंडीशन आ गई, तो आपको इसको किस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, देखो ये 2 बॉन्ड हटाना, अब क्या करना, आपको सिंगल बॉन्ड ही रखना है, ध्यान रखना, ये सिंगल बॉन्ड रखना है, तो ये कार्बन, तो 2 बॉन्ड हटे हैं, अगर 2 बॉन्ड हटेंगे यहाँ से, जैसे कि देखो यहाँ से मैं दिखाता हूँ, जैसे कि मान लो ये ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो ये 2 बॉन्ड कोई भी मैंने हटा दिए और इसको मैंने सिंगल बॉन्ड रखा, जितने बॉन्ड हटाओगे उतने ही एटम आप उसके साथ जोड़ दोगे। ठीक है, इस तरीके से आपका रहेगा, जैसे कि सी ट्रिपल बॉन्ड एन, और क्लैरिटी आपको आएगी। सी ट्रिपल बॉन्ड एन लेता हूँ, अगर ये किसी के साथ जुड़ा हुआ है इस तरीके से, तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, एक बॉन्ड रखना है और एन रखना है, और मैंने क्या कहा था, क्रॉस एक्सचेंज कर देना है। यहाँ पे 2 बॉन्ड हटाए गए हैं, तो क्रॉस एक्सचेंज करने के बाद क्या आएगा, नाइट्रोजन यहाँ पर आएगा, और नाइट्रोजन इधर, कार्बन इधर और कार्बन इधर, इस तरीके से आप कर लोगे। कोई मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, आप ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है इसमें। ठीक है, अब एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल से और क्लैरिटी आएगी आपको। तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, ध्यान से देखना। पहला एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल क्या कहता है, पहला एग्जाम्पल कहता है आपका कार्बन डबल बॉन्ड। देखो अभी तो मैं आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा, लेकिन आपको खुद सारी चीज़ें करनी होंगी। ठीक है, कार्बन यहाँ पे CH3
CH3 CH3, ठीक है। यहाँ पे OH होगा और यहाँ पे CH3 होगा। ये चीज़ है बच्चों। अब क्या करना है आपको, मैंने बताया कि यहाँ पे देखो आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड। इसमें इसको कैसे लिखोगे, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड करोगे पहले, और दो कार्बन से सभी सेम ही है तो आपको एक ही जैसा लगेंगे, दो कार्बन ऐसे लिख दिए। अब चेक करो, अब चेक करो, देखो दूसरे पेन से दिखाते हैं आपको। देखो पहले में गया, पहले कार्बन ये होगा, पहला कार्बन ये होगा, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। उसके बाद इसके साथ कितने कार्बन और जुड़े हुए हैं, एक दो तीन, तीन कार्बन जुड़े हुए हैं इस वाले कार्बन के साथ। देखो इस वाले कार्बन के साथ तीन कार्बन जुड़े हुए हैं, एक दो और ये तीन। सिमिलरली इस कार्बन के साथ बात करें तो इसके साथ जुड़े हुए हैं एक दो तीन। अरे यहाँ तो सेम हो गया। अगर सेम हो जाए बच्चों तो आगे बढ़ जाओ, सिंपल है। आगे बढ़ोगे तो इस कार्बन के साथ, जैसे ये कार्बन आया, मैंने ये कार्बन लिया मैंने, ठीक है। अब इस कार्बन पे आ गए, ठीक है, मैंने इस कार्बन पे आ गए। इस कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं एक और दो कार्बन, लेकिन इस कार्बन के साथ जुड़े हैं बच्चों तीन हाइड्रोजन, जो कि कार्बन से छोटे होते हैं। इसके साथ जुड़े हुए हैं दो कार्बन, लेकिन इसके साथ कोई भी जुड़ा नहीं हुआ है। पीछे की बात नहीं करनी है हमें, हमेशा आगे की बात करनी है। अब इस कार्बन को देखेंगे तो पीछे वाले कार्बन की बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये कार्बन तो कॉमन ही होगा, ये वाला कार्बन तो इसमें भी कॉमन ही होगा, क्योंकि आगे बढ़ रहे हैं ना, आगे बढ़ रहे हैं। तो इस कार्बन के साथ तीन हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ दो कार्बन, तो ये वाला पहली प्रायोरिटी इसको दे देंगे हम। पहला इसको देंगे, सेकंड इसको देंगे। अब आ जाओ इस साइड। ऑक्सीजन जो होता है इसका 8 होता है, कार्बन का होता है 6, तो इसको पहली दे देंगे, इसको सेकंड दे देंगे। तो 1 1 कौन से पोजीशन पे है, सेम साइड है, मतलब कि आपका Z आइसोमर हो जाएगा। क्या मुश्किल है बोलो, इजी है ना, बहुत आसान है। ठीक है, एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ आपको, फिर आप अपने खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट डालकर पूछ सकते हैं, ठीक है। सीधा डाउट टाइप कीजिए करिए, ठीक है। आप मतलब सीधा जो भी आपको डाउट हो सीधा डाउट टाइप करिए, आप इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होता है, आपका भी टाइम बचेगा, मेरा भी टाइम बचेगा, मुझे भी एग्जैक्टली पता चलेगा ना कि क्या डाउट है क्या डाउट नहीं है, ठीक है। चलो एक एग्जाम्पल और करते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे। जैसे कि मान लो जैसे कि ये वाला एग्जाम्पल, चलो थोड़ा आसान सा एग्जाम्पल, थोड़ा मुश्किल करवाते हैं। C ट्रिपल बॉन्ड N, मुश्किल तो खैर कुछ भी नहीं है इसमें, सोच की बात है। यहाँ पे CH2 और इसके बाद क्लोरीन, और इसके बाद CH, और यहाँ पे दो फ्लोरीन है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले क्या करो, ये जो ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है इसको तोड़ लो, मतलब इसको कुछ अलग तरीके से वैसे ही लिख लो। इसको देखो इस तरीके से लिखेंगे, तो पहले तो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे और यहाँ पे क्रॉस इंटरचेंज कर देंगे NN, और यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे कार्बन, इस तरीके से लिख देंगे। अब देखो बच्चों, इसके पास पहला एटम कार्बन है, इसके पास पहला एटम कार्बन है, ठीक है। इस कार्बन से आगे बढ़े तो हमें क्या मिला, यहाँ पे दो नाइट्रोजन मिले, लेकिन यहाँ पे हमें एक फ्लोरीन मिला बच्चों। अब इसको कैसे दोगे, अब भले ही ध्यान से सुनना इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट है। भले ही यहाँ पे दो नाइट्रोजन प्रेजेंट है, दो नाइट्रोजन यहाँ प्रेजेंट है, ये दो नाइट्रोजन प्रेजेंट है, दो भी क्यों, तीन नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तीन नाइट्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पर एक ही फ्लोरीन प्रेजेंट है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको हमेशा एक भी एटम ऐसा मिल जाए जो कि आगे वाले, जो दूसरे वाले से, जैसे कि ये यहाँ पर एक ऐसा एटम मिल गया मुझे जो इस वाले इनमें इनमें कोई भी बड़ा एटम प्रेजेंट नहीं है, मतलब इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, 9 होगा, इसका कितना होगा, 7 होगा। भले ही ये तीन तीन प्रेजेंट है और भले ही फ्लोरीन एक ही हो, लेकिन इसका एटॉमिक नंबर इसका ज़्यादा है ना, तो फ्लोरीन को क्या देंगे, फर्स्ट पोजीशन ही देंगे और इसको सेकंड ही देंगे। हमें एक ऐसा एटम ढूंढ लेना है जिसका एटॉमिक नंबर जो दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं जिससे उससे ज़्यादा हो, बस, और कुछ नहीं करना है। भले ही उसकी 3 हो, 4 हो, 5 हो, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है, ऐसा कहते थे, CIP रूल कहता है ऐसा, ठीक है। सिमिलरली देखो, ये कार्बन, देखो ये कार्बन है और ये भी कार्बन है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब इसके साथ देखो दो फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, दो फ्लोरीन, मतलब इसका 9 है, इसका 9 है, इसके साथ एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है बच्चों, एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है, लेकिन इसका एटॉमिक नंबर है 17। मैंने बोला कि एक ऐसा एटम ढूंढ लो जो कि आपका एटॉमिक नंबर जिसका ज़्यादा हो, तो इसको दोगे फर्स्ट पोजीशन, मिल गया मुझे ऐसा एटम, और इसको भी दोगे सेकंड पोजीशन। नंबर से मतलब नहीं है हमें, सिर्फ एटॉमिक नंबर से मतलब है, ठीक है। तो क्या हो गया, देखो 1 और 1 क्या है, ऑपोजिट साइड है, मतलब कि ये ई आइसोमर हो गए बच्चों, ई आइसोमर्स हो गए, सिंपल है। ई आइसोमर भी आपको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, अपने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे आगे बढ़ते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर, देखिए इसकी प्रैक्टिस करिएगा, मैं बहुत सारे क्वेश्चन करवा दूंगा, उससे आप समझ जाओगे, लेकिन जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, आपको चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। क्लैरिफाई करनी है तो आपको खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें,
मैं बिल्कुल जवाब देने के लिए तैयार हूँ, पर पूछें, पर प्रैक्टिस करें। ठीक है, पढ़ाई कीजिए, इससे मुझे भी फ़ायदा होगा, आपको भी फ़ायदा होगा। ठीक है, मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ मेरे बच्चे जो है पढ़ रहे हैं। चलो देखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़, थोड़ा इसको दूसरे पेज पे लिखते हैं। अच्छा, नीचे लिखते हैं दूसरे पेन से। देखो बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में बेसिकली हमें डाइपोल मोमेंट की बात करनी है, सॉलिबिलिटी की बात करनी है, बॉइलिंग पॉइंट, स्टेबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, इन सब चीज़ों की बात करनी है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ जी आई। ठीक है, इस तरीके से हमें देखना है। तो यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले हमें डाइपोल मोमेंट चेक करना है। डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट चेक करना है, बिल्कुल ठीक बात है। अब इसमें बच्चों क्या करना है हमें, इसमें जब भी डाइपोल मोमेंट चेक करते हैं ना इसमें, तो डाइपोल मोमेंट जो होता है वो क्या होता है आपका डाइपोल मोमेंट। अच्छा, पहले डाइपोल मोमेंट ही समझा देते हैं। जिसमें दो पोल आ रहे होते हैं, जिसमें दो पोल आ रहे होते हैं, जिसमें देखो डाई का मतलब दो, डाई का मतलब दो, पोल का मतलब केमिस्ट्री में पोल का मतलब क्या होता है, प्लस और माइनस। मतलब कि जहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से दो पोल आ रहे होंगे, वो क्या होगा आपका, आपका डाइपोल शो करेगा। ठीक है, ये एक्चुअली में पोलैरिटी बताता है। डाइपोल मोमेंट क्या बताता है, पोलैरिटी बताता है। अगर उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, जैसे कि मान लो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से डिफरेंट होती है। अगर ऐसी कंडीशन जहाँ भी आएगी जहाँ पे एक एटम दूसरे एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है सेम नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आना बिल्कुल स्वाभाविक है, और वहाँ पर आपका पोलैरिटी जनरेट होगी। पोलैरिटी कैसे, जैसे यहाँ पर ये पार्शियल पॉजिटिव लेगा, ये पार्शियल नेगेटिव लेगा, जिसकी वजह से इसमें डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो जाएगा और इसकी डायरेक्शन इस साइड होगी, इस तरीके से। ठीक है, उसकी बात नहीं करनी है हमें किस तरीके से डाइपोल मोमेंट, मैं जीओसी में आपको करवा चुका हूँ, आप जाके मेरे सेक्शन में जीओसी वाले में देख सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से ये पोलैरिटी की बेसिकली इन्फॉर्मेशन देता है। सेकंड चीज़ आती है आपकी बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कभी भी बॉइलिंग पॉइंट चेक करना है जीआई में, तो हमेशा ध्यान रखना बच्चों, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है म्यू के। अगर आपका म्यू जो है, मतलब म्यू क्या है, आपका डाइपोल मोमेंट है बच्चों, ध्यान रखना, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट, अगर उसमें पोलैरिटी आ रही है, जितनी ज़्यादा पोलैरिटी होगी, जितनी ज़्यादा पोलैरिटी होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा। ध्यान रखना हमेशा, इस चीज़ को गांठ बांध लो कि जितनी ज़्यादा पोलैरिटी, जितना ज़्यादा डाइपोल मोमेंट, उतना ही ज़्यादा आपका बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, इस तरीके से आपका रहता है। फिर थर्ड पॉइंट आता है आपका सॉल्युबिलिटी। फिर आता है आपका सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी भी जो होता है आपका, वो सिमिलर ये दोनों आपका पैरेलल चलते हैं, आपका पैरेलल चलते हैं। मतलब कि सॉल्युबिलिटी जो होती है वो भी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू। जितना ज़्यादा डाइपोल मोमेंट, जितना ज़्यादा पोलैरिटी आ रही है उसमें, उतना ही ज़्यादा उसमें सॉल्युबिलिटी होगी। या फिर जितना ज़्यादा, इसमें लिख देते हैं जैसे मोर, मोर पोलर आइसोमर, मोर पोलर आइसोमर इज मोर सॉल्युबल, इज मोर सॉल्युबल, मोर सॉल्युबल। ठीक है, जितना ज़्यादा आपका पोलर होगा आइसोमर, उतना ही ज़्यादा वो सॉल्युबल होगा। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं बच्चों, इसमें मेल्टिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं, मेल्टिंग पॉइंट की। तो जो बच्चों मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, ये म्यू पे डिपेंड नहीं करता है। ये किस पे डिपेंड करता है, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है आपका, वो डिपेंड करता है पैकिंग एफिशिएंसी पे। पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी। और आपको पता है कि सिस जो होते हैं वो ज़्यादा नहीं होते ट्रांस से, ट्रांस जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, जिनकी पैकिंग एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। इसलिए हमेशा मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो ट्रांस वालों का ज़्यादा होता है एज कंपैरिजन टू जो सिस फॉर्म में है। फॉर एग्जांपल देख लो, इसमें एग्जांपल बता देते हैं। इसमें एग्जांपल जो है इस तरीके से कर लेते हैं, CH3 हाइड्रोजन, इस तरीके से है जैसे कि इसमें मान लो, और ये मैं कंपेयर करवा दिया मैंने किससे, इससे करवा दिया, CH3 डबल बॉन्ड, CH3 हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। देखो ये हुआ ट्रांस, ये हुआ ट्रांस, या फिर आप ट्रांस, चलो ट्रांस ले लो, ट्रांस की बात कर रही है तो ट्रांस ले लो। ट्रांस लिया, ये मैंने ले लिया सिस, क्योंकि सेम साइड है, क्योंकि सेम साइड है, सेम साइड है, ये डिफरेंट साइड है तो ट्रांस कहते हैं। ठीक है उसको। तो यहाँ पर अगर मैं लूँगा तो किसकी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगी, जिसकी पैकिंग एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। पैकिंग एफिशिएंसी मैंने बताया ट्रांस की ज़्यादा होती है, तो ट्रांस की ज़्यादा होगी। तो पैकिंग मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, ये मेल्टिंग पॉइंट इसी का ज़्यादा होगा, मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर। ठीक है, इस तरीके से रहता है आपका।
अगर मान लो इन जनरल में बात कर लूँ, इन जनरल में बात करूँ, जीआई की बात नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रखना, जीआई की बात नहीं कर रहा हूँ। ये जैसे कि मान लो इसकी है क्लोरीन और क्लोरीन, क्लोरीन, चलो छोड़ो, आप कंफ्यूज हो जाओगे इससे। आप इतना याद रखना कि जीआई की बात कर रहे हैं तो जीआई में ही है, दूसरे कंसेप्ट में नहीं घुसाते हैं आपको। तो यहाँ पर जो होगी ट्रांस की वो हमेशा ज़्यादा ही होगी। ठीक है, इतनी सी बात है। अब बच्चों एक चीज़ आती है, कायरल आइसोमेरिज्म के बारे में आपको बता चुका हूँ। कायरल, जो कायरल है, कायरल, कायरल एटम क्या होते हैं? कायरल एटम मैंने बताया था कि जिसमें डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट, जिस कार्बन के पास डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होंगे, 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होंगे, देन दे आर कायरल। या फिर यूं बोल सकते हो कि एनी एटम विच इज अटैच्ड टू 4 डिफरेंट वैलेंसीज इज कॉल्ड कायरल एटम। ठीक है, इस तरीके से आप करना है, डेफिनेशन लिख सकते हो आप, एनी एटम, एनी एटम which is attached to 4 different valencies, 4 different valencies या 4 different substituent valencies is called chiral atom, chiral atom, और asymmetric atom। चलिए, कैसे एग्जाम्पल देखिए, मैं आपसे बोलूँ कि CH3CH, हालांकि कर चुके हैं थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी थोड़ा बता देता हूँ, सीक्वेंस वाइज चलता रहेगा। इसमें पूछूंगा कि क्या इसमें 4 डिफरेंट वैलेंसीज है? नहीं। 3 हाइड्रोजन साफ दिख रहे हैं तो इसमें हो ही नहीं सकता, इसमें भी नहीं है। 3 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, इसमें है, दूसरे इस बीच वाले में। इसमें देखो, एक हाइड्रोजन एक वैलेंसी, फिर इसके साथ अलग वैलेंसी है, इसके साथ अलग वैलेंसी है, इसके साथ अलग वैलेंसी है, तो ये कायरल सेंटर है। कायरल सेंटर को मैं स्टार से मार्क कर रहा हूँ। सिमिलरली इसमें भी अलग डिफरेंट है, इसमें डिफरेंट है, इसमें डिफरेंट है, क्लोरीन है, इसमें हाइड्रोजन डिफरेंट है। ठीक है, तो ये भी आपका कायरल सेंटर होगा। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ, इसमें क्लोरीन लगा देता हूँ, यहाँ पे क्लोरीन लगा देता हूँ, तो देखो देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसके साथ देखो 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो डिफरेंट वैलेंसीज नहीं हुई, तो ये तो कायरल सेंटर नहीं होगा। इसके साथ देखो, एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एक क्लोरीन प्रेजेंट है, ये डिफरेंट वैलेंसी है, ये डिफरेंट वैलेंसीज है, तो ये कायरल सेंटर होगा। सिमिलरली इसके साथ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, क्लोरीन प्रेजेंट है, इसके साथ डिफरेंट है, इसके साथ डिफरेंट है, तो ये भी कायरल होगा। ऐसे पहचान सकते हो आप? बिल्कुल पहचान सकते हो। सिमिलरली अगर मैं बात कर लूँ इसकी, जैसे कि क्लोरीन, ये जैसे ये ले लिया मैंने क्लोरीन, और ये मैंने ले लिया CH3Br। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे तो 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, तो ये तो होंगे नहीं जिसके पास भी 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, क्योंकि डिफरेंट वैलेंसीज नहीं होगी, सेम वैलेंसीज होगी। ये हो सकता है, देखो, ये देखो, इसके साथ क्या है, एक हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है। ठीक है, इसके साथ डिफरेंट वैलेंसीज है, इसके साथ डिफरेंट वैलेंसी है। ठीक है, तो ये कायरल होगा, बिल्कुल होगा। सिमिलरली इसके साथ क्या है, CH3 है, कार्बन है, तो इसके साथ Br है, इसके साथ डिफरेंट है, इसके साथ डिफरेंट है, तो ये भी आपका कायरल होगा। इस तरीके से आपको चेक कर लेना है। ठीक है, चलिए, इतनी सी चीज़ थी। अब नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट लेक्चर में प्रोजेक्शन फॉर्मूला पढ़ेंगे कि किस तरीके से वेज डैश फॉर्मूला होता है, उसकी इंटर कन्वर्जन देखेंगे। वेज डैश से फिशर में बनाना होगा, फिर न्यूमैन होगा, सोहर्स किस तरीके से बनाते हैं, सारी चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है बच्चों, तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, खुद भी सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवाइए। जितने लोग हमसे जुड़ेंगे, जितनी हम एक छोटी सी सही, मतलब एक बड़ी फैमिली बनाना चाहता हूँ मैं बड़ी फैमिली बनाना चाहता हूँ, जिसमें मतलब हर बच्चे को फ़ायदा हो, हर बच्चा, मतलब जो बच्चे नहीं पहुँच पाते पढ़ाई तक, कंटेंट नहीं मिल पाता उनको, उन तक ये कंटेंट पहुँचाने की मेरी इच्छा है। ठीक है, तो मेरी इस इच्छा को आप भी पूरी कर सकते हैं, आप अपना योगदान दे सकते हैं, आप शेयर कीजिए बच्चों के साथ। और जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, उतने ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे, और उतने ही बच्चों का आपको भी फ़ायदा होगा, उन बच्चों को भी फ़ायदा होगा। ठीक है, चलिए, तो मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रोजेक्शन फॉर्मूला के बारे में, किस तरीके से वेज डैश और इंटर कन्वर्जन, वेज टू फिशर, फिशर टू न्यूमैन, सॉहर, सब देखेंगे उसमें। ठीक है, तब तक के लिए ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। एग्ज़ाम आने वाले हैं, कभी भी एग्ज़ाम हो सकते हैं, तो हिम्मत मत हारिएगा और पढ़ते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।